अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है टेस्टिंग एंड एवेलुएशन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और पहले हम पढ़ चुके हैं। पहले टेस्टिंग एंड एवेलुएशन का कंसेप्ट, फिर क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट, फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट, और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, यानी पैमाइश किस किस तरह से की जा सकती है। तो मेथड्स जो हैं मेजरमेंट के वो बेसिकली दो मेथड है। एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, एक सब्जेक्टिव मेथड है। जैसे कि हमने अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे पास दो किस्म के इम्तिहानात होते हैं, एक ऐसे टाइप टेस्ट और एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो इसी तरह जो मेजरमेंट के मेथड्स हैं वो भी दो हैं, एक सब्जेक्टिव टाइप और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड्स किस तरह से है मेजरमेंट के, और इनमें ऑब्जेक्टिव मेथड्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, पहले हम इसके कंसेप्ट को इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझ लेते हैं, और फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो टाइप्स हैं उनमें अचीवमेंट टेस्ट्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट्स, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज है। तो ये इसकी टाइप्स हैं 5 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को उर्दू में अगर कहें तो ये मयारी इम्तिहानात या मयारी किस्म की जो पेपर हैं वो होंगे। तो मयारी इम्तिहानात क्या होते हैं? तो a standardized test is given under the same standard conditions to everyone who takes it। कि मयारी इम्तिहान जो है वो इम्तिहान देते हैं, जो मयारी इम्तिहान देने वाले का इम्तिहान एक जैसे हालात के तहत लिया जाता है। इसकी मिसाल ये देखें कि आप यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जैसे PU के हैं या सरगोदा यूनिवर्सिटी है या BZU है, GC है, तो इन सब के जो भी इम्तिहानात होते हैं किसी भी लेवल के, वो सारे बच्चों से एक ही तरह का इम्तिहान लिया जा रहा होता है। जैसे मास्टर लेवल का देखें तो सभी के पास एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और एक ही डेट होती है, टाइम भी सेम होता है। और इसी तरह आप बोर्ड्स को देख लें, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, तो वो भी उन्होंने स्पेसिफिक जो है वो एक डेज दिए होते हैं, डेट शीट दी होती है, और डेट शीट के बाद जो है वो फिर टाइम फिक्स होता है, और उसके बाद एक ही पेपर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक ही किस्म की हदायत होती हैं और एक ही किस्म का जो है वो वक्त होता है। तो मयारी इम्तिहानात बेसिकली फिर ये हुआ कि एक ही तरह के हालात हों। मतलब इसमें यह है समझने के लिए कि मयारी इम्तिहानात आम तौर पर अफराद की बड़ी तादाद पर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम देखें बोर्ड के पेपर हो रहे हैं अगर, तो मैट्रिक के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इंटर के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये वसी पैमाने पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा फिर जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं इस इम्तिहान में उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप देखें कि फिर रिज़ल्ट आता है इनके इम्तिहानात के बाद, किसी भी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका फिर एक रिज़ल्ट आता है। और मयारी इम्तिहानात जो होते हैं ये अमूमन किसी कंपनी से ख़रीद लिए जाते हैं या बोर्ड खुद जो है वो पब्लिश करता है। तो अमूमन जो है वो जो इदारा इम्तिहानात ले रहा होता है वही जो है उनको बना भी रहा होता है, पब्लिश भी वही कर रहा होता है, और हदायत भी उसी की तरफ से आती हैं। तो इनके साथ एक हेल्पिंग बुक होती है जो हेल्ड करवा रहे होते हैं उनके लिए, तो वो उसको से उसके लिए रहनुमाई लेते हैं, और इसके लिए फिर स्पेसिफिक टाइम होता है। और इसके अलावा
जितने भी पार्टिसिपेंट हैं स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, वो उनकी कंडीशन सेम होती है, एक ही हालत के तहत उनसे जो है वो पेपर लिया जाता है। किसी को इस तरह नहीं होता कि किसी को ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी का जो है वो किसी और दिन लिया, यानी अगर आधे स्टूडेंट्स का जो है वो मंडे को लिया जा रहा है तो आधे का ट्यूसडे को, या डेट के हिसाब से, इस तरह नहीं होता। सबके लिए फ़िक्स डेट होती है, फ़िक्स टाइम होता है, फ़िक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो एक ही जैसी कंडीशंस पर सभी से इम्तिहान जो है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सबसे लिया जा रहा होता है। फिर जो स्टैंडर्डाइज्ड किस्म के ये टेस्ट हैं, अक्सर जो है वो प्रोफेशनल जो आइटम राइटर होते हैं उनको अपना हायर करके, एम्प्लॉय हायर करके, तो उनसे ये आइटम जो है वो लिखवाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक टीचर को या साथी को उतना तजर्बा नहीं होता जितना इन आइटम राइटर एक्सपर्ट्स को होता है टेस्ट बनाने का। तो मयारी जो या स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट हैं उनके आइटम साथी के मुरतब करने के मुकाबले में जो उनके माहिरीन हैं वो अगर उसको बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसी तरह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है उनको बनाने के लिए टेस्ट आइटम राइटर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं और फिर मकासद के अकॉर्डिंग जो है उनको तैयार करते हैं। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने वालों जो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वो इसी काम के लिए हायर किए जाते हैं कि वो आइटम को राइट करें, तो फिर वो कोई और काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से उनका तजर्बा भी ज़्यादा होता है, उनके पास वक्त भी ज़्यादा होता है, तो वो हर आइटम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, और इस तरह वो आइटम राइटर के माहिर हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो आइटम तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए आइटम तैयार किए जाते हैं उनको पहले एक दफ़ा चेक किया जाता है, उनको उसका ये जजमेंट की जाती है कि ये कितना इफ़ेक्टिव होगा और किस लेवल का जो है वो अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, मकसद पर पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर उसको आइटम बैंक से निकाल दिया जाता है। अब मयारी इम्तिहानात को बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है? तो सबसे पहले जो मयारी इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ वो 1845 में 1845 में शुरू हुआ, और मिस्टर हॉरेस मैन ने ये सिलसिला बोस्टन के पब्लिक स्कूलों में शुरू करवाया। वहाँ क्योंकि पहले ज़बानी इम्तिहानात लिए जाते थे, तो उसने कहा कि ज़बानी इम्तिहानात की जगह एक ऐसा इम्तिहान जो है वो लिया जाए जो तमाम स्कूलों में इक्वल लेवल पर लिया जाए, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये अंदाज़ा लगाने में या ये जज करने में आसानी हो कि स्कूलों में स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो क्या है, किस किस्म का है, क्या मयार है तालीम का तमाम स्कूलों का। और इसके अलावा एक मकसद ये भी था कि स्टूडेंट जो चेकर होते हैं, यानी आंसर शीट को चेक करने वाले, तो वो उनकी जो इंटरप्शन होती है आंसर शीट को चेक करते हुए, उसको जो है वो रोका जा सके, और वो जो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं और उनके जो मिजाज की नरमी गर्मी है जिससे टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकते। तो एक ये इसका पर्पज़ था। और फिर इसको किस तरह से तैयार किया गया कि इलाके के तमाम जो स्कूल्स थे उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको एक ही किस्म के सवालात दिए जाए, और फिर सवालात की तादाद ज़्यादा हो और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें पूछी जाए, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की सलाहियतों का इजहार जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि वो सिलेबस के किस किस पोर्शन को टच कर चुके हैं और वो कितना सीख चुके हैं। ग्रुप में एक मैसेज कर दें कि जो लोग नहीं आए वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद इससे फिर तमाम स्कूल्स में, क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं वो एक ही सेम कंडीशन पर लिया जा रहा है, तो फिर हॉरेसमैन का ये ख़्याल था कि ऐसा करने से चेकर के मिजाज, उसकी फेवरेटिज़म और उसके मिजाज की नरमी गर्मी से रिज़ल्ट पर असर नहीं पड़ेगा, और स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है, उनकी सलाहियतें हैं, उनका अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकेगा, और फिर इसके अलावा पूरे इलाके के स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, यानी तालीमी मयार उनका क्या है, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि क्या है।
तो आजकल के जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनकी बुनियाद भी हॉरेसमेंट के ही नज़रिए पर है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो इस वक्त लिए जा रहे हैं तो उसकी बुनियाद किस पर है, किस नज़रिए पर है, तो वो हॉरेसमेंट के ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नज़रिए पर उसकी बुनियाद है। और इसमें तो अब अगर स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इम्तिहान के साथ इस्तेमाल हो तो इसका यही मतलब होता है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सवालात की किस्म है वो सेम होगी, यानी एक ही किस्म के सवालात का वो जवाब देंगे और उन सवालात की तादाद ज़्यादा होगी और फिर स्टूडेंट्स को एक ही किस्म के यानी यकसा किस्म की हिदायत दी जाएंगी, यानी सेम होंगी, सेम कंडीशंस होंगी, सेम इंस्ट्रक्शंस होंगी, सेम टाइम होगा और सेम डेट होगी। और इसके अलावा फिर इससे क्या होगा कि इस इम्तिहान की मदद से स्टूडेंट्स का आपस में जो उनकी परफॉर्मेंस है उनका कंपैरिजन किया जा सकेगा। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो इस बात को तो जो है वो नॉमिनेट नहीं करते कि किसी ख़ास स्टेज पर स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाना चाहिए था और उन्होंने क्या कुछ सीखा है। और इससे ये भी नहीं पता चलता कि स्टूडेंट्स जो हैं तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यकसा किस्म के सवालात, क्योंकि सबके लिए यकसा किस्म के सवाल होते हैं इसलिए उनकी इनफरादियत का नहीं पता चल रहा होता। तो इम्तिहानात को एक जैसे हालात में तो मुनक्किद किया जाता है, तो ये इम्तिहान एक तालिब इल्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर तालीम के लिए किसी ख़ास स्पेशल पॉइंट स्टेज पर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह हमने टीचिंग मेथड्स में एक मेथड को डिस्कस किया था ग्रुप डिफरेंशियल मेथड के, जिसमें ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका IQ लेवल सेम है, उनके समझने, सोचने, सीखने की सलाहियतें, एबिलिटीज़ सेम है और फिर एक ही वक्त में उनको एक ही मेथड के ज़रिए पढ़ा दिया जाता है। इसी तरह यकसा इम्तिहान जो है वो फिर एक ही तरह के हालात में पूरे स्कूल के बच्चों से लिया जाता है। तो इसमें फिर कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो सब के रिजल्ट्स फिर उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो टाइप्स हैं उनमें बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट्स हैं और अचीवमेंट टेस्ट के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, फिर पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हैं, यानी शख्सियत के पैमाने जो हैं उनको देखा जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम अचीवमेंट टेस्ट पर बात करते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो क्या है। अचीवमेंट टेस्ट यानी कामयाबी के हसूल के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं या ये देखने के लिए कि स्टूडेंट ने किस लेवल तक जो है वो अचीव किया है टारगेट को या गोल्स को, तो इसको अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। अब अचीवमेंट की टेस्ट की अगर डेफिनेशन देखें, अच्छा, इसमें उस्ताद जो है, एक टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, उसकी रफ्तार को स्पीड को जांचने के लिए ये टेस्ट जो है वो हेल्ड करता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल डिसीजन लेने के लिए भी इनको हेल्ड किया जाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो थार्नडाइक ने जो डेफिनेशन पेश की है उसके मुताबिक ये टेस्ट की वो किस्म है जो ये बताती है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, हाउ मच ही लर्न। तो यानी गोल्स क्या थे और वो किस लेवल पर खड़ा है, तो इसको अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। और अचीवमेंट टेस्ट जो है इसकी खसूसियात भी हैं। खसूसियात पर अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, तो एक जो अच्छा अचीवमेंट टेस्ट होता है उसमें एक तो टेस्ट आइटम की जो लेंथ है वो मुनासिब होनी चाहिए, बहुत ना तो लॉन्ग हो ना बहुत शॉर्ट हो, बल्कि मुनासिब और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल और ग्रेड होनी चाहिए ताकि उससे रिज़ल्ट्स पर बुरे असरात मुरतब ना हों। फिर इसके अलावा किरदार की पैमाइश के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, इल्म और महारतों के उसमें डिवीज़न होनी चाहिए, यानी उसमें अगर कंसेप्ट
फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं, फिर सिर्फ लर्निंग वाले, सिर्फ यादाश्त पर मबनी क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हर तरह से जो है वो तमाम पहलुओं का अहाता कर रहा हो। फिर टेस्ट लेने और मार्किंग का मयार जो है वो भी वाज़े होना चाहिए कि एक सवाल जो है वो कितने मार्क्स का है, एक MCQs है तो वो कितने मार्क्स का है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो कितने मार्क्स का है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाज़े होनी चाहिए ताकि जो है एक मयारी टेस्ट जो है वो बन सके। फिर इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि डिफरेंट जो ग्रेड्स हैं और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू दर्जात जो यानी क्लासिफिकेशन के हवाले से, तो उसमें नॉर्म्स का ख्याल रखा जाए, यानी स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के मुताबिक, स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग, या फिर वो जिस क्लास में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट बनाने चाहिए। फिर इसके अलावा टेस्ट लेने और स्कोरिंग करने का जो तरीकाकार है मैनुअल, उसको भी वाज़े करना चाहिए। अब जो अचीवमेंट टेस्ट है, बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं अचीवमेंट टेस्ट का, यानी उन्हें इस के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है या वो क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करते हैं क्या करने के, टू एवेल्यूएट द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर बीइंग अचीव्ड, कि इससे ये वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जो एजुकेशनल गोल्स थे या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक हासिल किए जा चुके हैं। फिर स्कूल के जो मकासद हैं, टेस्ट हेल्ड इसलिए किया जाता है कि जो क्लासीफाई स्कूल ऑब्जेक्टिव, स्कूल के मकासद जो है उसकी भी तकसीम करता है। उसके अलावा इन रिज़ल्ट्स की रोशनी में ये पता चलता है कि जो सिलेबस है उसका किस हद तक जो है वो जायज़ा, मतलब उसे किस हद तक हासिल किया जा सकता है या किस तरह से उसे रिवाइज़ किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। टू एवेल्यूएट, रिवाइज एंड इम्प्रूव द करिकुलम इन द लाइट ऑफ दीज रिज़ल्ट्स। और उसके अलावा फिर इसमें इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल किस्म की क्लासेस और कोर्सेज में जो है वो प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो प्रमोट करने के लिए इस किस्म के टेस्ट जो हैं वो हेल्ड किए जाते हैं। फिर टू डिस्कवर बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी जो बिल्कुल ही पीछे रह जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डायग्नोज किया जाता है, फिर उनके लिए स्पेशल किस्म की क्लासेस का अरेंज किया जाए ताकि। फिर इसके अलावा स्पेशल किस्म के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी ये टेस्ट जो है वो हेल्ड किए जाते हैं, टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर अवार्ड ऑफ स्पेशल मेरिट्स ऑफ स्कॉलरशिप। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो इनफरादी इख्तलाफात की बुनियाद पर क्लासरूम में स्टूडेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की जानी है की जाए ताकि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो कम हो सके। तो इसके लिए भी ये टेस्ट जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को वालिदैन की भी ये रहनुमाई करते हैं कि उनको उनके बच्चों की जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिटीज़ हैं या जो उनके ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर किया जा सके, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिल्ड्रन पर फोकस करें। और फिर स्कूल की परफॉर्मेंस और फिर उस स्कूल की परफॉर्मेंस का दूसरे स्कूलों के साथ कंपैरिजन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैं टीचर्स क्यों यूज़ करते हैं अचीवमेंट टेस्ट का। तो असातिज़ा के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से हेल्पफुल होते हैं कि टीचर विल कम टू नो अबाउट द जनरल रेंज ऑफ एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के बारे में जान पाता है कि एक स्टूडेंट जो है उसका वो किन किन सलाहियतों का हामिल है और उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो छुपी हुई हैं। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो है इनसे उसको पता चलता है टीचर को। फिर मुनासिब जो टीचिंग कंटेंट है उसकी सिलेक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, और ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनकी टीचिंग उसकी टीचर की जो मेथड ऑफ टीचिंग है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। फिर मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स की ड्रॉबैक्स या उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। और इसमें फिर स्लो लर्नर, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और वीक स्टूडेंट्स का जो है वो यानी स्पॉट उनका
फ़र्क किया जा सके या उनकी क्लासिफिकेशन की जा सके, और फिर मुख्तलिफ टाइम्स पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स की किसी स्पेशल सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा सके। तो इनके लिए जो है ये स्टूडेंट टीचर्स के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, के इसकी प्लानिंग जो है उसके लिए क्या क्या ज़रूर मतलब अहम स्टेप्स हैं। तो शिपमैन ने अपनी बुक स्कूल एवेल्युएशन में लिखा कि उसने जो स्टेप्स पेश किए या जस्ट सजेस्ट किए उसमें सबसे पहले तो है कि पर्पस को जो है वो वाजे किया जाए और मकासद को या गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से बयान किया जाए कि उनके हसूल की तस्दीक हो सके। तो यानी सीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन सच फॉर्म दैट इट विल इनेबल देयर अचीवमेंट ऑफ टू बी वेरीफाइड, कि उनको तस्दीक हो सके कि वाकई जो है वो मकासद जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। और उसके बाद है फिर मकासद को हासिल करने के लिए यानी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, नेसेसरी एक्शंस हैं वो लिए जा सकें, उनको वाज़े करना चाहिए कि कौन कौन से एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। फिर वो मयार जिसकी बुनियाद पर मकासद के हसूल की जांच की जाए उसे भी वाज़े करना चाहिए, उसे भी उसका क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन कर देना चाहिए। और इसके अलावा उन अफराद की निशानदही की जाए यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी जो है वो उनकी भी निशानदही कर दी जाए जिनकी तशखीस मंसूबे के हर जुज़ का हिस्सा रहेगी, यानी हर पार्ट का जो है वो हिस्सा बनेगी। इसके अलावा कुछ और भी एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इसके स्टेप्स बयान किए, जिसमें वसीमा है और जीजर्स है। उन्होंने कहा कि जी उसके मकासद का तयन होना चाहिए, फिर मुख्तलिफ जो उनके लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनके कंटेंट की लिस्ट होनी चाहिए, फिर उनके वजाहती जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, फिर उनके डिटर्मिनिंग द पार्टिसिपेशन प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन होनी चाहिए, यानी अमली इक़दामात जो हैं उनको भी वाज़े करना चाहिए, उनका भी तयन करना चाहिए। उसके अलावा ये ग्रानलैंड ऑरलन ने भी कुछ स्टेप्स को बयान किया, ये भी 7-8-9 स्टेप्स उसने कहा कि जी मकासद का तयन हो, फिर डेवलपिंग द टेस्ट स्पेसिफिकेशन हो, एप्रोप्रिएट जो है वो आइटम्स को तैयार करना, फिर उनका इन सिलेक्शन, फिर टेस्ट प्रिपेयर करना, हेल्ड करवाना, स्कोरिंग करना, और फिर एनालिसिस करना, और उसके बाद उन रिजल्ट्स को इस्तेमाल करना। तो ये इसके था। अब सबसे पहले कि टेस्ट के मकासद का यानी डिटर्मिनिंग द पर्पस ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट का मकसद क्या है उसको वाज़े करना, उसको तयन करना। तो इसमें जो है वो टेस्ट के लिहाज से, मकासद के लिहाज से, यानी इसके लिहाज से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है प्री टेस्टिंग, और प्री टेस्टिंग के अंदर यानी प्री टेस्टिंग यानी कोई भी टेस्ट शुरू करने से पहले का जो पहले टेस्टिंग की जाती है उसमें रेडीनेस और उसके अलावा प्लेसमेंट टेस्ट है, यानी कि पहले चेक करना स्टूडेंट्स को कि वो उस टेस्ट से या उस मतलूबा कोर्स से पहले उनकी पोजीशन क्या है। फिर प्लेसमेंट टेस्ट यानी वो टेस्ट किस चीज़ के मुतालिक है। तो प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान ये भी तय करना होता है, इस चीज़ का भी तयन करना है कि ये फॉर्मेटिव टेस्ट है यानी ड्यूरिंग द सेशन टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, किसी मसले का जो है वो की तशखीस करने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर समेटिव टेस्ट है, या एंड टेस्ट और समेटिव टेस्ट एक ही बात है कि तकमीली यानी सेशन के इख्तिताम पर लिए जाने वाला टेस्ट है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन जो है उसके हवाले से है कि तदरीसी मकासद जो है उनको उनकी फ़हरिस्त बनाना, एक लिस्ट तैयार करना, फिर सब्जेक्ट का जो है वो आउटलाइंस, कोर्स को कॉन्टेंट जी जो है वो आउटलाइन तैयार करना, फिर 2 वे चार्ट तैयार करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट के यानी रिज़ल्ट्स के लिए, मकासद के लिए ये ज़रूरी है। और उसके अलावा ये एग्जाम्पल भी दिया गया है चार्ट का। अच्छा, 2 वे चार्ट का जो ये सैम्पल दिया गया है, ये 2 वे चार्ट है, इसमें नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और फिर टोटल। ये अब इस तरह से है कि
कौन कौन सा पोर्शन जो है वो टेस्ट में शामिल किया जाएगा और किस तरह से उनकी मार्किंग की जाएगी। नॉलेज से रिलेटेड 7 क्वेश्चन होंगे, फिर कंप्रिहेंशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन से यानी एनालिसिस एप्लीकेशन इतलाक के हवाले से 4 होंगे, फिर एनालिसिस के हवाले से 4 होंगे, तो टोटल 20 मार्क्स जो हैं वो इस तरह से होंगे। तो ये 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक्स में ये जो है मार्क्स की डिवीजन की गई है, तो टोटल 100 मार्क्स हैं। तो ये एक जो है वो सैम्पल दिया गया है। फिर प्रिपेयरिंग रेलिवेंट टेस्ट आइटम, तो मुतलका जो है वो आइटम जो है वो तैयार करने चाहिए टेस्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद असेंबलिंग द टेस्ट है, यानी टेस्ट को बनाया जाए, हर आइटम का रिकॉर्ड रखा जाए, उसे कार्ड पर लिखा जाए, या फिर चेकर जो है वो खुद उसको देखे या किसी और से उसको जो है वो रीचेक करवा ले। तो ये इन सारी और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो आइटम तैयार करें। तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुनासिब जो है वो हदायत भी दी जाए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट है कि टेस्ट लिया किस तरह से जाए, टेस्ट को हेल्ड किस तरह से किया जाए। तो उसके लिए टेस्ट के दौरान या टेस्ट से पहले किसी किस्म की भी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी अनाउंसमेंट जो है इससे स्टूडेंट्स जो है वो उनके जहन मुंतशिर होने का ख़दशा होता है। लॉन्ग अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हों उनको रिटन फॉर्म में देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो और सब जो है वो यकसा फ़ायदा उठा सकें, एक जैसा फ़ायदा उठा सकें। मतलब कि अब अगर एक बंदा बोल रहा है मुसलसल, वो स्पीडली बोल रहा है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स उसके करीब हैं, कुछ स्टूडेंट्स उससे फासले पर हैं, कुछ को सुनाई दे रही है बात, कुछ को नहीं सुनाई दे रही, तो इस तरह फिर कुछ स्टूडेंट जो अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ लेंगे वो फ़ायदा उठा लेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे एक ही तरह का फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा किसी किस्म का चेकर कोई इंडिविजुअल किसी की तरफ जो है वो कोई भी इशारा नहीं करना चाहिए ताकि इसे किसी किस्म की हेल्प ना मिल सके। और फिर टेस्ट जो हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो एनवायरनमेंट हो, जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर टेस्ट की स्कोरिंग करना, स्कोरिंग के हवाले से जो है वो मैनुअल तरीके से भी हो सकती है और मैथमेटिक वे में भी हो सकती है और मैकेनिकली अंदाज में। इसके अलावा फिर उन टेस्ट आइटम्स का जो है वो एनालिसिस करना, ठीक है, कि स्कोरिंग के बाद हर आइटम को चेक करना, तज्जिया करना कि ठीक स्कोरिंग की गई है या कोई मिस्टेक एरर तो नहीं है। उसके बाद रिज़ल्ट्स को जो है वो यूज़ करना, यूजिंग द टेस्ट रिज़ल्ट्स। तो अब इसमें रिज़ल्ट्स के जो मकासद हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये फ़ैसला करना कि स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नेक्स्ट ग्रेड में। और फिर दूसरा जो मकसद है वो ये है कि फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, के तरीक़ा तदरीस में बेहतरी लाने के लिए भी इन जो रिज़ल्ट्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा था अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि कामयाबी के का अंदाज़ा लगाने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो भी टेस्ट हेल्ड किए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वो अचीवमेंट टेस्ट। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी किस्म है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की ऑब्जेक्टिव मेथड्स में, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट के वाले से। अगर इसकी उर्दू में बात की जाए तो कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किसी भी फ़र्द की रुझान, उसके रुग़बत, उसकी काबिलियत, लियाकत या उसकी सलाहियत को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगा। अब एप्टीट्यूड को उर्दू में रुझान कहें, रुग़बत कहें, सलाहियत कहें, लियाकत कहें, तो ये इस हालत या इस क्वालिटीज़ के उस मजमूए का नाम है जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि किसी फ़र्द में कोई ख़ास जो है वो क्वालिटी है, कोई महारत है, एक्सपर्टनेस है कि, और फिर कुछ ख़ास किस्म का जो रिएक्शन शो करने की सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पे उसमें किसी ज़बान के बोलने का फ़न है,
बोलने में मौसीकार बनने का फ़न है, मशीनी काम करने वगैरह की सलाहियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, हिसाब किताब रखने की बहुत ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं। आप अपने घर में भी देखें तो आपके घर में जो बच्चे होते हैं या मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो हर एक का जो रुझान होता है, हर एक की जो तबीयत होती है या उसका फितरी जो बाय नेचर कह लें उसका कुछ और मतलब हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ का हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, कुछ के कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ की ज़बान बयान बहुत अच्छा होता है, कुछ खामोश तबे होते हैं। तो हर किस्म के जो हैं लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो रग़बत जो या रुझान या एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि किसी शख्स के अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं, यानी कौन कितना टैलेंट मौजूद है और किस किस्म का टैलेंट मौजूद है। ये चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हेल्ड किए जाते हैं। अब इसके एप्टीट्यूड टेस्ट का जो कंसेप्ट है इसमें ये मज़ीद बात करते हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि किसी शख्स के अंदर किसी सब्जेक्ट या किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने मतलब मुस्तकबिल में अडॉप्ट करने की कितनी सलाहियत मौजूद है या वो उसको कितनी महारत से सर अंजाम दे सकता है। यानी अब क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई उर्दू में अच्छा होगा। तो हर एक की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन कौन से जो टैलेंट है वो किस स्टूडेंट पे पाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और इसी तरह मुख्तलिफ जो क्वालिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब थॉर्नडाइक ने और हैगन ने अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़र्क बयान किया है। वो फ़र्क क्या है? वो कहते हैं कि इसको स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जी। तो वो कहते हैं कि फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि अगर वो कहते हैं किसी इम्तिहान को हसूल का या अचीवमेंट टेस्ट जो है उस वक्त समझा जाएगा जब ये ख्वाहिश हो कि उसके ज़रिए हम किसी पर्सन के माजी में हासिल करदा जो कामयाबी हैं उनके बारे में कोई राय कायम कर सकें, कोई नतीजा निकाल सके, कोई डिसीजन ले सकें, कुछ कह सकें उसकी माजी की कामयाबियों के बारे में। ठीक है, तो और फिर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये वो होगा जब ये ख्वाहिश हो कि हम किसी पर्सन की आइंदा मुस्तकबिल में आने वाली जो कामयाबियां हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकें। तो ये थॉर्नडाइक और हैगन ने फ़र्क बयान किया है अचीवमेंट टेस्ट में और एप्टीट्यूड टेस्ट में कि इन दोनों में ये फ़र्क है कि अचीवमेंट टेस्ट जो है वो माजी की कारकर्दगी के बारे में जज करने के बारे में लिया जाता है और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो फ्यूचर में आने वाली कामयाबियों के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए जो है वो लिया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो अब इसकी बुनियाद जो है एप्टीट्यूड टेस्ट की वो असल में जो इंटेलिजेंस के दो मशहूर कंसेप्ट हैं उसमें उन पर है इसकी बुनियाद, जिनमें पहला जो कंसेप्ट है वो थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक जो ने इंटेलिजेंस का एक कंसेप्ट या एक थ्योरी दी और उसका नाम है कि मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी के मुताबिक थॉर्नडाइक कहता है कि इंटेलिजेंस के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर जो है वो इंटेलिजेंस बनती है। किस तरह से कि हर जो पर्सन है उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर जो है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है और सारे फैक्टर्स जब जहानत के मिलते हैं और मिलकर काम करते हैं तो फिर यही जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस है। और दूसरा नज़रिया जो है या दूसरी थ्योरी जो है वो मिस्टर थ्रिस्टन की है। थ्रिस्टन कहता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी उसने पेश की। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के मुताबिक जो भी मेंटल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप का एक प्राइमरी फैक्टर होता है, यानी एक बुनियादी जो है 5 फैक्टर होता है। और दूसरी सूरत में ये कह सकते हैं कि जितनी भी उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसके बहुत सारे ग्रुप हैं और फिर एक जो सबसे मेन पॉइंट है वो उनको
यूनिटी में रखता है, मुत्तहिद करके रखता है। जिस तरह घर में एक सरबराह होता है और बाकी सारे मेंबर, फैमिली मेंबर भी मिलकर काम करें, तो जो सरबराह होता है वो सबको जोड़ के रखता है। तो इसी तरह जो बुनियाद होती है वो सबको जोड़ के रखती है और इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं। और यही जहानत के इन्हीं फैक्टर्स और इन्हीं एलिमेंट्स को एप्टीट्यूड कहा जाता है। यानी जो जहानत जो है उसी से मिलकर जो है वो रुझान डेवलप होता है कि वो किस तरफ जो है स्टूडेंट जाना चाहता है, या वो पर्सन किस तरफ, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके हमारे यहाँ सिलेबस में हम उसके दो मशहूर टेस्ट का जो है वो को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले डीएटी टेस्ट है। डीएटी टेस्ट जो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं। डीएटी टेस्ट मीन डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है कि ये सबसे पहले 1947 में इसको शाया किया गया और इसके अंदर 8 किस्म के इम्तिहानात जो हैं वो शामिल किए गए। और ये किन क्लासेस के लिए शाया किया गया, मतलब किन क्लासेस के लिए ये हेल्ड किया गया, तो उसमें सानवी और आला सानवी मदारस यानी कि 8वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक। सानवी कहते हैं कि एलिमेंट्री को, और एलिमेंट्री यानी 8वीं क्लास से लेकर, और हायर क्लासेस के लिए यानी कि 12वीं जमात के लिए। तो इसका मकसद क्या था कि स्टूडेंट्स को ये मशवरा दिया जाए कि वो तालीम के किस डिपार्टमेंट में आइंदा जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी एक स्टूडेंट के अंदर एक अकाउंटेंट बनने की सलाहियत है, एक साइंटिस्ट बनने की सलाहियत है, इंजीनियर बनने की सलाहियत है, एक क्लर्क बनने की सलाहियत है, और फिर या फिर म्यूजिशियन बनने की सलाहियत है। तो वो किस किस्म की उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। तो ये जो डीएटी टेस्ट हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, मतलब 8 इम्तिहानात थे और उनको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एल और एम में। एल में भी 4 हिस्से और एम के अंदर भी 4 हिस्से, जिससे इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का पता चलता है। अब रिलायबिलिटी, अब जो सिलसिला था इन टेस्ट का, उसमें इनकी रिलायबिलिटी, इनकी वैलिडिटी के जो मुख्तलिफ हिस्से थे उनका आपस में कोरिलेशन था। और फिर पॉपुलेशन के तयन के साथ ही और बहुत मेहनत और बहुत एहतियात के साथ इन टेस्ट को बनाया गया। और फिर इन टेस्ट में जो तजर्बा किया गया सबसे पहले, उसमें जो 8 इम्तिहानात थे उनको जो अमेरिका की ज़ाहिर 43 जो उनकी स्टेट्स हैं उनमें 195 स्कूल्स थे और सभी उसमें 50,000 जो है वो स्टूडेंट्स थे और उनका इम्तिहान लिया गया इन टेस्टों के तहत। और फिर इससे जो है लड़के और लड़कियों को अलग अलग जो है वो इम्तिहान उनका लिया गया और अलग अलग जो है उनका रुझान के मुताबिक टेस्ट तैयार किए गए। तो ये जो हर टेस्ट है वो ये हर सब टेस्ट जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हैसियत रखता है। तो यानी 8 हिस्से हैं तो हर हिस्सा एक दूसरे से सेपरेट है, हर एक हिस्से का एक अलग पर्पज़ है। तो इस तरह जिस मेहनत से इसको मनाया गया उसी मेहनत से इसको फिर हेल्ड किया गया। तो यहाँ ये बात एक आपने ज़हन नशीन रखनी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो इसलिए बनाए गए या इसलिए हेल्ड किए गए कि स्टूडेंट्स के अंदर उनकी एजुकेशनल और उनकी प्रोफेशनल जो गाइडेंस हैं वो उनको दी जा सके, या उनको वो गाइडेंस देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए। अब किसी शख्स को मुलाजमत देने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का वो दुरुस्त नहीं है। तो यानी किसी फ़र्द में किसी ख़ास मज़मून या किसी प्रोफेशन में आइंदा वो कामयाबी उसमें उस डिपार्टमेंट में कितनी कामयाबी हासिल कर सकेगा, इसको अंदाज़ा लगाया जाता है इन टेस्ट से। और इसकी मदद से इस बात का अंदाज़ा लगाना दुरुस्त नहीं है कि कोई फ़र्द काम कितनी तेज़ी से कर सकता है, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट मतलब के लिए नहीं है, बल्कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो डीएटी टेस्ट के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 6 से 30 मिनट का वक्त था और पूरा जो सिलसिला है ये इम्तिहानात का उसको बैटरी का नाम दिया गया। तो ये एक इम्तिहानात की एक बैटरी है और फिर मजमूई तौर पर जो इसका टाइम था वो 4 घंटे था। और 4 घंटे में जितनी भी हदायत थी और फिर जितनी ये इस पूरे यानी पूरी रेंज जो है, पूरी बैटरी जो है, 8 जो इम्तिहानात हैं वो मुश्किल के हवाले से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सभी बहुत टफ थे। तो अब इनके जो कंटेंट थे इस टेस्ट के, यानी किस किस 8 जो इम्तिहानात थे तो वो किस किस कैटेगरी के थे, तो उनमें
वर्बल रीजनिंग थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लैरिकल स्पीड, और क्लैरिकल स्पीड के अलावा ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, आर्ट एप्टीट्यूड, क्लैरिकल, मैनुअल, मैकेनिकल, मेडिकल, म्यूजिकल। तो इसमें फिर वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, और फिर लैंग्वेज यूजेज में स्पेलिंग हो गए, लैंग्वेज यूजेज में ग्रामर हो गई, यानी ज़बान में इमला और कवायद दोनों का जो है इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की जो 8 सिलसिले थे इम्तिहानात के डीएटी के अंदर वो थे। इसके अलावा जो दूसरी किस्म थी, एक डीएटी थी और दूसरी पीएमए। पीएमए यानी द टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बुनियादी जो उसके जहन की सलाहियतें हैं उन पर। अब इसकी बुनियाद जो है वो मिस्टर लुइस थ्रिस्टन ने रखी थी। जहानत के 2 नज़रियों पर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद थी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थी थॉर्नडाइक की, और ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ये थ्रिस्टन की है। तो थ्रिस्टन जो है इसके मुताबिक क्या था कि उसके ख्याल के मुताबिक जहानत जो है या इंटेलिजेंस मखसूस किस्म की काबिलियतों या एबिलिटीज़ के ग्रुप्स का नाम है, और उसके मुताबिक मखसूस किस्म के जो मेंटल फैक्टर्स हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, और जिन्हें एक आम फैक्टर जो है वो मुतहिद रखता है या इकट्ठा रखता है। तो हर ग्रुप की एक दूसरे से अलग हैसियत होती है। तो थ्रिस्टन ने क्या किया और उसके साथियों ने कि स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पर बहुत से तजर्बे करने के बाद ये उन्होंने एक राय कायम की, और फिर उन्होंने इस टेस्ट के तहत 6 फैक्टर्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए कि 6 फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ हैं। तो इस हवाले से उनके नज़दीक जो पीएमए टेस्ट है यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसमें उन्होंने क्या किया, ये इम्तिहान पहली दफ़ा 1941 में उन्होंने इसको शाया किया, और इसके मुताबिक उन्होंने उम्र को 3 सतहों में तकसीम कर दिया। यानी ये बेसिकली ये इम्तिहान उन्होंने मदारिस के लिए, एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस और के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो तैयार किया, और फिर ख़ास तौर पर जो एज के हवाले से स्टूडेंट्स को जो है उनको क्लासीफाई किया, यानी 5 साल से लेके 7 साल तक पहला ग्रुप, फिर 7 साल से 11 साल तक का दूसरा ग्रुप, और 11 साल से 17 साल तक का तीसरा ग्रुप जो है उन्होंने इसको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। उसके बाद फिर हर लेवल पर जो है वो फैक्टर्स की जांच की कोशिश की गई, यानी उनको चेक किया गया, और फिर उनकी मदद से इनके जर्नल और स्पेसिफिक दोनों तरह के ट्रेड्स की जो है वो पैमाइश की गई। अब जिस तरह जो है वो डीएटी के कंटेंट था तो इसका भी कंटेंट है इसके अंदर, क्योंकि 6 फैक्टर्स थे जिसमें सबसे पहले नंबर फैक्टर है। नंबर फैक्टर में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कितनी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ और कितनी दुरुस्ती के साथ अदाद की जमा और तफरीक कर सकता है। फिर वर्बल फैक्टर है, यानी अल्फाज के मानी, तशरीह और उसके बारे में ज़बानदानी की अहलियत किस हद तक रखता है। फिर स्पेस फैक्टर है, स्पेस फैक्टर में ये चेक किया जाता है कि उसका चीज़ों के साथ एनालिसिस किस है, कंसेप्चुअल जो एनालिसिस है वो किस तरह का है और कितनी महारत है उसमें। फिर वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर है कि अल्फाज को मुकर्ररा वक्त के अंदर कितने ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो उनको दोहरा सकता है, यानी एक इबारत एक लाइन 2 लाइन्स की है, एक स्टेटमेंट 2 लाइन्स की है, 3 लाइन्स की है, तो उसको पढ़ा जाए तो वो कितनी स्पीड के साथ उसको बढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। तो उसके अलावा जो है रीजनिंग फैक्टर, यानी कोई मसला पेश किया जाए और फिर उसमें अल्फाज का कोई सिलसिला या कोई ग्रुप जो है वो उसके सामने रखा जाए और कहा जाए कि इसमें से जो है कौन सा असूल जो है वो अप्लाई किया जाएगा, यानी कौन सी रीजनिंग फैक्टर के तहत आप किस तरह से दलाइल देके इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर जो है ये इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए। फिर एक स्कोरिंग मेथड है कि उसमें फिर नंबर देने का जो तरीका है वो अलग अलग है, उसकी भी कैटेगराइज की गई।
उसके बाद है नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट। नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी तबई रुझान की जो आजमाइशें हैं, इसमें ये चेक किया जाता है कि फितरी तौर पर जो है वो एक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, तो और उसके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। तो इसकी यानी इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की या साइंसदान बनने की कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद है। तो इसकी मुख्तलिफ अक़साम है जो नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें सबसे पहले जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर तिब्बी रुझान के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, फिर म्यूजिशियन लाइक टेस्ट हैं, फिर क्लरिकल टेस्ट है। तो इसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैकेनिकल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी भी पर्सन की उस एबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो उसके अंदर किसी भी चीज़ के बिखरे हुए पार्ट्स को वापस जोड़ के उसे दुरुस्त हालत में लाना, उसके अंदर ये महारत किस हद तक है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन की हो, अमूमन बच्चे जो हैं वो अपने खिलौनों को तोड़ देते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं, तो वो उनकी मैकेनिकल एबिलिटीज़ होती हैं कि वो वापस अगर उनको अच्छे तरीके से जोड़ लें तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। और फिर ये आजकल वो बच्चों के पास छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कहानियों के, उनके पीस अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ के उन्होंने दुरुस्त कहानी बनानी होती है। और फिर तबई रुझान यानी फितरी तौर पर जो उसके अंदर किसी भी अलूम और फ़नून के साथ कितनी अटैचमेंट है। और अमूमन स्टूडेंट्स के तिब्बी इदारों में दाखिले के वक्त इस तरह के जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं। दाखिला की बुनियाद जो है वो टेस्ट क्लियर करने पर होती है कि आप प्री इंजीनियरिंग में या प्री मेडिकल में या किसी और फील्ड में स्टूडेंट जा रहा है, तो उससे फिर उसी टाइप के टेस्ट लिए जाएंगे। अगर वो उनको क्वालिफाई कर सकता है तो फिर उसको एडमिशन दिया जाएगा। और उसके बाद म्यूजिशियन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, यानी कि फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं उसके अंदर किस हद तक हैं, वो मौसीकी, अदाकारी, ड्रामा, डांस और फिर मुसव्वरी जो है, पेंटिंग लाइक, वो किस तरह किस हद तक वो कर सकता है। तो यानी ड्राइंग उसकी कितनी अच्छी है। तो ये उसके अंदर जो फ़नकाराना सलाहियत है उसके हवाले से टेस्ट। फिर क्लर्की के रुझान के जो टेस्ट हैं उसमें क्या होता है कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी भी पर्सन के अंदर ऑफिशियल वर्क करने की कितनी सलाहियत मौजूद है, यानी कि वो कितनी रफ्तार से और कितनी मेहनत से हिसाब किताब कर सकता है, टाइपिंग कर सकता है, चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख सकता है। और फिर फाइलिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको कितनी आसानी से और प्रूफ रीडिंग किस तरह से वो कर सकता है। और उसके बाद है हमारे पास तालीम व तदरीस के मुतालिक जो रुझान की आजमाइशें हैं। तालीम व तदरीस में रुझान की आजमाइशों के हवाले से देखा जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके अंदर किस सब्जेक्ट को जो है, स्टूडेंट्स के अंदर ये माइक ऑफ कर दें, स्टूडेंट्स के अंदर किस सब्जेक्ट को चूज़ करने या किस मजमून या किस कोर्स की तरफ जाने की जो सलाहियतें हैं वो मौजूद हैं। तो इससे जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, कि इससे ये मालूम होता है कि स्टूडेंट्स आइंदा कौन से मज़ामीन को सिलेक्ट करें, यानी वो मेडिकल में जाएं, आर्ट्स में जाएं, या फिर फ़ाइन आर्ट में जाएं, या इंजीनियर में जाएं, सर्वेयर में जाएं, किस कैटेगरी किस डिपार्टमेंट में जाएं। और उसके अलावा उनकी प्रोफेशनल तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है। और फिर जब उनका नेचुरल जो है वो इंटरेस्ट पता चल जाए तो उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में हेल्पफुल होता है इन सारे मामलात में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स के आइंदा यानी उनके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए। अब आपके घरों में भी बच्चे होते हैं, क्लासेस में भी बच्चे होते हैं, तो उनको देख के आप वक्तन फ़क्तन अपनी राय दे रहे होते हैं कि ये बड़ा होके शायर बन रहा है, या बड़ा होके साइंसदान या इंजीनियर बनेगा, या एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, या एक अच्छा जो है वो स्पीकर बनेगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। तो इस तरह के जितने भी रुझानात स्टूडेंट्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं उनके बारे में एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।